हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इसके ऊपर IIT JEE एंड नीट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बातें भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो मैं सच बता रहा हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट का जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। और बच्चों, मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये मेनली जो चैप्टर पढ़ चुका है मेनली उसके लिए है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बातें यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो अगर आपको बातें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप याद कर लेना। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों देखो, मोल कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोल 1 एंड मोल 2। मोल 2 मतलब क्या होता है, रिडॉक्स, ठीक है। अब देखो, वन बाय वन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये मोल 1 लिख दिया मैंने, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने, मोल 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, मोल 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। मोल 1 में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर टर्म पढ़ते हैं मोलर मास के बारे में, है ना। और हम लोग टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर मोलैरिटी के बारे में, और टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग मोल्स के बारे में। अब मोलर मास क्या होता है, मोलैरिटी एंड मोल्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको तीनों चीजें आती हैं। अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं आती हैं तो आप क्या करोगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाओगे और इनके वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो वॉच कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये तीनों आता है। अब बच्चों देखो, यहां पर जब हम लोग टर्म यूज करते हैं, मोल 2 मतलब हो गया रिडॉक्स। यहां पे देखो, मोलर मास की जगह हम लोग टर्म यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं मोलैरिटी, तो यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं मोलैरिटी ना यूज करके टर्म यूज करते हैं नॉर्मेलिटी। अब यहां पे देखो, ये मोल लिखा है, जबकि यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहां पर मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। अगर बच्चों देखो, इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा जाए और आपको मोलर मास निकालना आता है, तो देखो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाई N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो N फैक्टर निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, और मोलर मास निकालना आपको आता है, तो मोलर मास बाई N फैक्टर करोगे तो वहां से इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों देखो आपको याद रखना है। दूसरी बात देखो, आपको मोलैरिटी निकालना आता है, आपसे पूछेगा कि नॉर्मलिटी कैलकुलेट करो, तो देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो अगर आपको N फैक्टर निकालना आता है तो मोलैरिटी आपको पता ही है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो अगर आपको मोल निकालना आता है तो मोल में N फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों देखो, ये मोल टर्म आता कहां से, मोल टर्म आता है मोलैरिटी की डेफिनेशन से, है ना। तो देखो बच्चों, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके, सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में। वैसे ही देखो बच्चों, नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके होते हैं, सॉल्यूट के पर लीटर सॉल्यूशन में। तो यहां से क्या आता है तुम्हारा, नॉर्मलिटी की डेफिनेशन से ग्राम इक्विवेलेंट टर्म आता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। देखो, चौथा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, क्या, कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, ये होता है। और 5 फॉर्मूला क्या रखना है आपकी, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। क्लियर है आप लोगों को? चलो, बहुत अच्छी बात है।
तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर मोल को मैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अभी। तो यहां पे देखो, मैं इसको मैंने लिख दिया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किसमें होगा? लीटर में। ठीक है, तो देखो अब ये टर्म देखो, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी को तुम क्या लिख सकते हो? नॉर्मलिटी लिख सकते हो, है ना? तो मैंने लिख दिया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का, वो भी किसमें? लीटर में। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो 6 नंबर का फॉर्मूला ये हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के देखो बच्चों 2 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, पहले आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो अच्छी बात है, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, मैंने क्या किया? मोल को मैंने लिख दिया मास बाई मोलर मास लिखते हैं। तो यहां चलो मैं लिख देता हूं, वेट की जगह मैंने मास लिखता हूं। वेट और मास यहां पे सेम है, मास बाई क्या हो गया? मोलर मास लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, ऊपर लिखा हुआ है मास यानी वेट हो गया, और मोलर मास बाई एन फैक्टर। यहां पे क्या लिखा है? मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। और मोलर मास बाई एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो यहां लिख सकते हो तुम वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला 7th हो गया। क्लियर है? तो अब यहां पर मास लिखो चाहे वेट लिखो, ठीक है, यहां पर केमिस्ट्री में मास और वेट मतलब सेम है। क्लियर है? तो यहां पर 7 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इन 7 फॉर्मूले का यूज करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो यानी हर जगह देखो, आप ध्यान से देखो, हर जगह एन फैक्टर का यूज हो रहा है। अगर आपको एन फैक्टर की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट यहां पर नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं सिखाने वाला हूं कि एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना एन फैक्टर के बारे में। तो पहले इसको आप नोट करो जल्दी से। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करता हूं कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एन फैक्टर है, तो इस चीज को मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको बताता हूं किसी भी एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ H+, वो कितने H+ डोनेट कर सकता है, वो उसका एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया HCl, ये बताओ बच्चों कितने H+ देता है? 1 H+ देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों HBr, इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर ही 1 होता है। जैसे मैंने पूछा कि HCl बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होता है? इसका एन फैक्टर ही 1 होता है। यानी मैंने पूछा कि बताओ बच्चों इक्विवेलेंट वेट बताओ HBr कितना होगा, तो मोलर मास डिवाइड बाई 1 कर दो, है सिंपल। मैंने पूछा HCl का बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास डिवाइड बाई 1 कर दो, ये 36.5 आ जाएगा। है ना, कितना आसान है। तो बहुत आसान चैप्टर है ये वाला। जैसे मैंने पूछा बताओ बच्चों H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, तो ये क्या होता है, ये H+ 1 भी देता है, 2 भी देता है, तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, 1 और 2। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो क्या मानोगे? मैक्सिमम वैल्यू मान के चलोगे। बट H2SO4 का एन फैक्टर 1 भी होता है और 2 भी होता है। देखो कैसे होता है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो H2SO4 है, वो रिएक्शन कर रहा है 2NaOH से, तो यहां पे क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो यहां बताओ उसने कितने H+ का देखो लॉस किया है, 2 का, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? यहां पर 2 हो गया। यानी मैंने पूछा बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा यहां पर, तो यहां से अगर तुम निकालोगे इक्विवेलेंट वेट किसका? H2SO4 का, तो कितना आएगा? मोलर मास डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका एन फैक्टर 2 है। लेकिन अगर मैंने यहां पूछा, देखो बच्चों H2SO4 मान लो एक NaOH से रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा?
NaHSO4 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। तो यहां अगर तुम ध्यान से देखो कितने H प्लस लॉस कर रहा है, वो एक ही तो ट्रांसफर कर रहा है ना H प्लस, यानी यहां पे इसका आंसर कितना होगा, यहां पे 1 हो जाएगा। यानी अगर मैंने यहां पर पूछा कि बताओ बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा, ये होगा मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, तो यहां पे 98 आएगा। तो H2SO4 का n फैक्टर 1 भी होता है और 2 भी होता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दी हुई है तो हमेशा हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको रफ कर दूं। चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो बच्चों, इसी में मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों ऐसे H3PO4 का n फैक्टर कितना होगा, तो इसका n फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। वैसे मैंने पूछा कि बताओ अगर कुछ नहीं दिया तो आप क्या लेके चलोगे, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलोगे, मतलब 3 मान के चलोगे, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाई 3। बट अगर रिएक्शन दी है तो रिएक्शन से कैलकुलेट करोगे कि कितने H प्लस वो ट्रांसफर कर रहा है। ओके, देखो H3PO3 का n फैक्टर कितना होता है, इसका n फैक्टर 1 और 2 होता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, यहां पे होता है नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या है, इसके पास 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। H3PO2 का n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ 1 ही होता है। क्लियर है? और अगर यहां पर कुछ नहीं दिया तो हमेशा मैक्सिमम कितना लोगे, मैक्सिमम 2 मानोगे यहां पर। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो कितना आसान था। किसी भी बेस का n फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस। जैसे मैंने पूछा कि बताओ बच्चों NaOH का कितना होगा, n फैक्टर 1 होगा। मैंने पूछा बताओ बच्चों KOH का कितना होगा, इसका n फैक्टर भी 1 होगा। जैसे मैंने पूछा बताओ बच्चों MgOH का होल 2 है, इसका n फैक्टर कितना होगा, इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाई 2, 1 2 दोनों हो सकता है इसका। ठीक है ना, बट ये हमेशा क्या होगा, 2 ही OH माइनस डोनेट करता है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो मोलर मास बाई 2 हो गया। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाई 1, और मोलर मास निकालना आपको आता ही है। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिए। तो कोई भी एसिड दिया हो, कोई भी बेस दिया हो, डायरेक्ट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो बिना सोचे समझे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सॉल्ट का, थर्ड नंबर पे किसी भी सॉल्ट का n फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी सॉल्ट का जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, ये किसी भी सॉल्ट का n फैक्टर होता है, चाहे तुम पॉजिटिव ले लो चाहे तुम निगेटिव ले लो। अब कैसे देखो, फॉर एग्जांपल से मैंने बोल दिया NaCl, ये एक सॉल्ट है, यानी एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ये हम लोग ने पढ़ा था कब, आयनिक इक्विलिब्रियम में, और रिडॉक्स चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके में देखो टोटल प्लस चार्ज कितना है 1, और माइनस चार्ज भी कितना है 1, तो n फैक्टर 1 हो गया। मैंने पूछा बताओ बच्चों CaCl2, इसका n फैक्टर कितना होगा, तो कैल्शियम पे +2 का चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 है, और टोटल निगेटिव चार्ज भी 2 है। देखो एक Cl पे 1 माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस। क्लियर हो गया? तो हमेशा आपको वो मैग्नीट्यूड लेना है, हो गया ना, क्योंकि सॉल्ट हमेशा ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैंने पूछा बताओ बच्चों AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो AlCl3 का मोलर मास निकालना आता है और डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 3 कर दोगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 3 है और टोटल निगेटिव चार्ज भी 3 है। क्लियर हुआ आप लोगों को? कितना आसान सा था। जैसे मान लो इसका बड़ा सा, देखो मैं सॉल्ट दे रहा हूं, मान लो मैंने K2SO4 ले लिया डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। मैंने पूछा बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा या इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मोलर मास डिवाइड बाई इसका n फैक्टर। अब देखो n फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर बच्चे इसको पानी में डालोगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हमेशा आयनिक बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पे भी देखो क्या होगा, ये टूटेगा +1 में, ये टूटेगा +3 में, तो एक
टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो एक पोटेशियम पे +1 तो 2 पे 2 प्लस, तो 2 प्लस, और एक एल्युमिनियम पे +3 तो 2 में कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो इसका एन फैक्टर हो गया 8। या फिर पानी में टोटल निगेटिव चार्ज देखोगे तब भी 8 आएगा। कैसे? SO4 पे -2 होता है, तो एक SO4 ये और 3 SO4 ये है, तो एक पे -2 तो 4 पे -8, तब भी 8 आ गया। क्लियर है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर पे डिस्कस करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर, तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एन फैक्टर मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला कि बताओ बच्चों, सोडियम Na से Na+ में जा रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो बताओ बच्चों इसका एन फैक्टर कितना होगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 1 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, मैं चलो सेकेंड रिएक्शन ले रहा हूं। सपोज करो कैल्शियम है, Ca+2 में जा रहा है और +2 इलेक्ट्रॉन, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये अकेला 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, थर्ड देखो मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मैग्नीशियम है, ये Mg+2 में जा रहा है, तो बताओ बच्चों इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर भी 2 हो गया। है ना कितना आसान सा। और चलो एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर चलो बच्चों मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने ऐसा कर दिया, तो 2 Mg है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और +4 इलेक्ट्रॉन। मैंने पूछा बताओ अभी मैग्नीशियम का बताओ एन फैक्टर कितना है, तो मैग्नीशियम का एन फैक्टर अभी भी कितना है 2 है। एन फैक्टर हमेशा 1 के लिए देखते हैं, यही बात मुझे आपको यहां बतानी थी। एक अकेला कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, देखो 2 मैग्नीशियम मिलके 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो 2 मिलके 4 का कर रहा है, तो एक कितने का करेगा 2 का करेगा, तो इस Mg का एन फैक्टर अभी भी कितना है 2 ही है। इस रिएक्शन का एन फैक्टर 4 है, लेकिन मैग्नीशियम की मैं बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है 2 है, जबकि इस रिएक्शन में 2 मैग्नीशियम यूज हुए हैं, तो इस रिएक्शन का एन फैक्टर 4 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हमेशा एन फैक्टर 1 के लिए देखते हैं, तो यहां पे एक मैग्नीशियम में 2 में 4 के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो एक में 2 का लॉस होगा। है ना, बहुत ही आसान था। चलो और एग्जांपल एक लेता हूं, मान लो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम है, ये Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है, +3 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर कितना होगा 3 हो जाएगा। यानी मैंने पूछा कि बताओ बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, तो ये होता है मोलर मास एल्यूमिनियम का डिवाइड बाई एन फैक्टर, यानी 9 ग्राम होता है ना, कितनी आसान सा हो जाएगा कैलकुलेट। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों देखो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं किसी भी रिडक्शन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो 5 नंबर में डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी किसी भी रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है तो उसका एन फैक्टर क्या होता है। देखो तो रिडक्शन में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देखो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक क्लोरीन है, Cl2 ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया 2Cl- में, तो ये अकेला एन फैक्टर हमेशा 1 के लिए निकालते हैं, तो ये अकेला कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। है ना, बहुत आसान सा। मैंने पूछा बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हो। इसका एन फैक्टर बच्चों 1 होगा। कैसे, ये 2 मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, लॉस कर रहा है, तो अकेला कितने का करेगा 2 में 2 का चेंज इलेक्ट्रॉन और एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर 1 है। समझ रहे हो मेरी बात को समझो, बात की गहराई को समझो। ठीक है ना, देखो जैसे मैंने O2 लिखा, O2 क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पूछा बताओ इसका बच्चों इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये अकेला 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 4 हो गया। जबकि ये बताओ 2 मिलके 4 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो अकेला कितना करेगा 2 का करेगा लॉस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे चलो मैं आपको इससे बताता हूं, मैं अगर पूछूं आपके बताओ बच्चों
इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो यहां से निकालो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास पे n फैक्टर, तो इसका मोलर मास कितना होगा 32 और इसका n फैक्टर कितना है 4 है, तो वैल्यू कितनी आ रही देखो 8 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां से निकालो, अच्छा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मोलर मास, और इसका मोलर मास O का मोलर मास कितना होता है, ये जो n फैक्टर ये O का है ना और ये n फैक्टर O2 का है, तो O का मोलर मास कितना होगा 16 डिवाइड बाई 2 n फैक्टर, तो वैल्यू कितनी आ रही अभी भी देखो 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8 ग्राम होता है, चाहे तुम यहां से निकालो चाहे तुम यहां से निकालो, दोनों से देखो सेम ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो n फैक्टर को समझो, n फैक्टर क्या होता है, तो कैलकुलेट करना देखो बहुत ही आसान होता है, अगर आपको समझ में आ गई बातें तो सर मैं सच बता बहुत ही आसान होता है इसको कैलकुलेट करना। तो चलो इसको नोट करो, मैं फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का जो एन फैक्टर होता है तो उसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, अगर तुमने उसको काउंट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर, तो मैं आगे बहुत सारे एग्जांपल समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, बट डिस्प्रपोर्शनेशन में देखो होता क्या है, देखो तो जब एक ही एटम का सेम एटम का ऑक्सीडेशन होता है और सेम एटम का रिडक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। तो देखो इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका एन फैक्टर होता है n1 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला एन फैक्टर निकालने का। अब इसके ऊपर मैं देखो मैं कुछ क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना है यहाँ पर। तो पहले तो आप लोग इसको नोट कर लो और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसके भी एग्जांपल अभी कराऊंगा, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो बच्चों देखो मैं आपको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से सुनना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए भी आप उसका एन फैक्टर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यस आपने सही सुना, बिना बैलेंस किए आप एन फैक्टर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे देखो मैंने यहां पे क्या लिया कि मान लो सोडियम है, ये ऑक्सीडेशन करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना है 1 है। लेकिन आप यहां से देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है, यहां पे 0 था, यहां 0 से 1 गया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी मैं बिना बैलेंस किए कर सकता हूं। देखो सोडियम Na से Na प्लस में जा रहा है ना, कितने का चेंज है यहां पर 0 से +1, तो एन फैक्टर कितना है 1। चाहे तुम देख लो यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना है 1 का, तब भी एन फैक्टर 1 हो गया, है ना, बहुत आसान। जैसे मैंने बोला कि बताओ बच्चों मैग्नीशियम Mg से Mg+2 जा रहा है और +2 इलेक्ट्रॉन, तो तुमने बोला यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो एन फैक्टर 2 हो गया। लेकिन आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, Mg से देखो Mg+2 जा रहा है तो 0 से +2 एन फैक्टर कितना है 2, क्योंकि 2 का चेंज हो रहा है ना, बहुत आसान। थर्ड नंबर देखो बच्चों Cl2 है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2Cl- में कन्वर्ट होगा। तो मैंने पूछा बता इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा, आपने बोला। मैंने पूछा बता इसका एन फैक्टर कितना होगा, तुमने बोला इसका एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो एक का करेगा, और एन फैक्टर हमेशा 1 के लिए निकालते हैं। अब देखो इसी को हम लोग बिना बैलेंस किए भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से यहां पे क्या हो रहा है Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, मैंने कोई भी बैलेंस नहीं किया। अब देखो ध्यान से यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीजन कितनी है 0, 0 से कहां जा रहा है -1, तो 0 से -1 कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, तो एक क्लोरीन में 1 का चेंज है, तो यहां कितने क्लोरीन है, तो इसका एन फैक्टर निकाल रहे हो ना, इसमें कितने क्लोरीन है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। एक क्लोरीन में 1 का चेंज है तो 2 क्लोरीन में 2 का चेंज हो गया,
यहां पे देखो -1 से 0 1 का चेंज है और यहां पर तो एक ही क्लोरीन है, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। यहां पे कोफिशिएंट कितना है, यहां पे कोफिशिएंट कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका तुम n फैक्टर निकाल रहे हो उसमें एटम कितने हैं सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। यहां पे एटम कितने हैं इसके n फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वैसे ही जिसका तुम n फैक्टर निकाल रहे हो उसमें एटम कितना है उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पे कितना एटम है उसके n फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आ गई ना? चलो फिर इसको जल्दी से नोट करो। मैं और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखो करा देता हूं आप लोगों को। तो बच्चों ये बात आप बहुत अच्छे समझो क्योंकि बहुत ही आसान चीज है ये, और अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आगे बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर तो सबसे ज्यादा आसान है। फिर भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला है इसको फिर से सुन लेना रिपीट करके। जैसे देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, O2 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा 2O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूछा बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा बच्चों, तुमने बोला ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो n फैक्टर 4 हो गया। मैंने पूछा बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा, ये दो मिलके 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो अकेला कितने करेगा 2 का करेगा, इसका n फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि n फैक्टर हमेशा 1 के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बिना बैलेंस के भी कर सकते हैं सॉल्व। मैंने पूछा बताओ बच्चों इसमें कितने का चेंज है, तो यहां पे देखो 0 है, 0 से -2 कितने का डिफरेंस है 2 का, तो एक ऑक्सीजन में 2 का डिफरेंस है। जिसका n फैक्टर निकालो उसमें कितने ऑक्सीजन है सिर्फ उससे फर्क पड़ता है, बाकी कोफिशिएंट से यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो एक ऑक्सीजन में 2 का चेंज है, 2 ऑक्सीजन में 4 का, तो n फैक्टर 4 हो गया। यहां पे देखो एक ऑक्सीजन में 2 का चेंज है, -2 से 0 2 का डिफरेंस है, सिर्फ तुम्हें डिफरेंस देखना है। ठीक है ना, तो चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ डिफरेंस देखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो देखो -2 से 0 2 का डिफरेंस है और यहां पे कितने ऑक्सीजन है, एक ही है, तो n फैक्टर 2 हो गया। तो यहां से निकाला चाहे वहां से निकाला कोई डिफरेंस आया नहीं आया। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद में आगे का डिस्कस करता हूं। तो जिसका भी तुम n फैक्टर निकाल रहे हो उसको हमेशा 1 लेना है। तो यहां मैंने Cl2 का निकाला तो देखो मैंने Cl2 को 1 लिया, यहां पे मैंने O2 का निकाला तो मैंने O2 को 1 लिया। क्लियर हो गया? चलो मैं इसको और भी देखो अच्छी तरीके से आपको एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं। देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने बोला कि इसमें चलो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूछा बताओ अब इसका n फैक्टर कितना है, तो मैंने पूछा यहां पर इस रिएक्शन में देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो एक में कितने का होगा 4 का होगा, इसका n फैक्टर अभी भी 4 है, O2 का n फैक्टर अभी भी 4 है, लेकिन इस रिएक्शन का n फैक्टर 8 हो गया है। अब रिएक्शन में क्योंकि 2 ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो O2 का n फैक्टर 4 है लेकिन रिएक्शन का n फैक्टर 8 है। दोनों बातें समझो अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो बिना समझ में आया बात, चलो ठीक है जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत से क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन का n फैक्टर की बात करूंगा तो वो 4 आएगा, लेकिन रिएक्शन का n फैक्टर 8 आ जाएगा। बातों को समझो, बातों की गहराई को समझो। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखो इस वीडियो को कि मैंने यहां पर बोला क्या एक्चुअल में। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल बताता हूं जिसका आप n फैक्टर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि बताओ बच्चों KMnO4 दिया हुआ है, ये मान लो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ इसका KMnO4 का n फैक्टर कितना होगा। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, यहां पे +7 से कहां जा रहा है +2 पे जा रहा है। देखो मैंने पोटेशियम और ऑक्सीजन नहीं लिखे हैं, तो जो नहीं लिखे हैं मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी इसका मतलब ना वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, Mn में देखो क्या हो रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो जो एलिमेंट दिया है सिर्फ उसको चेक करना, और जो नहीं दिया है मतलब उसका मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुई बात आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। तो +7 से +2, अब देखो कितने का चेंज है
5 का चेंज है, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने देखो सेकंड पूछा कि बताओ बच्चों, अगर KMnO4 ये जा रहा है मैग्नीज +6 में, तो बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा। तो बहुत ही आसान है बताना। कैसे, ये +7 से +6 में जा रहा है, पोटेशियम ऑक्सीजन नहीं दिया मतलब वो चेंज ही नहीं कर रहा है, और चेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ +6 कितना हो रहा है, +7 से +6, ये 1 का चेंज है, तो n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड देखो बच्चों, मैंने बोला कि KMnO4 दिया हुआ है, ये मान लो किस में जा रहा है, Mn+4 में जा रहा है। तो बताओ बच्चों इसका n फैक्टर कितना होगा। तो अभी देखो ये +7 से कहाँ गया, +4 में, तो इसमें 3 का चेंज है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर, चलो अच्छी बात। तो बच्चों देखो मैं और एग्जांपल लेके बता देता हूं आप लोगों को। तो मैंने देखो यहाँ पर 4th नंबर एग्जांपल ले रहा हूं। 4th नंबर मैंने एग्जांपल लिया K2Cr2O7। मान लो ये क्या हो रहा है, Cr+3 में जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पोटेशियम नहीं दिए मतलब उनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज ही नहीं कर रही है। तो क्रोमियम देखो पहले चेक करो, यहाँ पे प्लस कितना है, क्रोमियम +6 आएगा और यहाँ पे +3 है। तो +6 से +3 कितने का चेंज है, एक क्रोमियम में 3 का चेंज है, और जिसका n फैक्टर निकाल लो उसके अंदर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। तो एक क्रोमियम में 3 का चेंज है, तो 2 क्रोमियम में 6 का चेंज होगा, तो इसका n फैक्टर 6 हो जाएगा। हो गया बात, चलो बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर देखो मैं और एग्जांपल एक अच्छा सा बताता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ है FeC2O4, ये मान लो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में और CO2 में। बताओ बच्चों इसका n फैक्टर कितना होगा। पहली बार जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं हाफ रिएक्शन लिख रहा हूं। क्लियर है, मैं कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग n फैक्टर रिएक्शन को बिना बैलेंस किए भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करोगे तो टाइम लगेगा, मैं टाइम क्यों दूं डायरेक्ट जबकि सॉल्व हो रहा है तो। ओके, अब यहाँ FeC2O4 में मैंने आपको बताया था, FeC2O4 में क्या होता है, ये ऑक्सिलेट आयन है, ये C2O4-2 होता है। देखो मैं लिख देता हूं कि मान लो ये कौन सा है, 6 नंबर बता दे रहा हूं। देखो मैंने लिख देता है यहाँ पर C2O4 क्या होता है, -2। अगर मान लो ये CO2 में जा रहा है, तो बताओ बच्चों इसका n फैक्टर कितना होगा। तो C2O4-2 निकालोगे तो कार्बन पे +3 का चार्ज आएगा, है ना। तो +3 से कहां जा रहा है, ये +4 में जा रहा है। क्लियर है, तो +3 से +4 में जा रहा है, तो एक कार्बन में 1 का चेंज है, तो 2 कार्बन में कितने का चेंज होगा, 2 का, यानी यहां पे n फैक्टर 2 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां पूछा बताओ यहां n फैक्टर। अब देखो बच्चों यहां पे भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, तो यहां पर देखो C2O4 क्या है, -2 का चार्ज है, तो C2O4 पे -2 का चार्ज हो, और ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इसका मतलब Fe पे क्या होगा, +2 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे Fe मैंने +2 कर दिया। C2O4 लिखा हुआ है -2, इस पे क्या होगा, +3 का चार्ज होता है कार्बन पे, देखो मैंने +3 लिख दिया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, या फिर आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ईजी है तो आना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन निकालो कितना आएगा, +4 आएगा। तो बच्चों देखो यहां पर इसका n फैक्टर कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आयरन में कितने का चेंज है, आयरन में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और कार्बन में 1 का लॉस हो रहा है, क्योंकि +3 से +4 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहां पर 2 का लॉस हो रहा है, 1 कार्बन में 1 का, तो 2 कार्बन में 2 का। तो इस पूरे में कितने का लॉस हो रहा है बताओ, इस पूरे में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्योंकि 1 लॉस ये कर रहा है आयरन, और 2 लॉस कौन कर रहा है, कार्बन, तो टोटल 3 हो गए ना। तो FeC2O4 का n फैक्टर कितना होता है, वो 3 होता है ना, बहुत आसान सा। तो अगर पूछा जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ KMnO4 का। अब बच्चों देखो जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है तो वो क्या होता है, Mn+7 से +2 में जाता है, लेकिन जब वो क्या होता है, बेसिक मीडियम में होता है या फिर अल्कलाइन मीडियम में होता है, तो +7 से +6 जाता है। अगर वो न्यूट्रल में होता है तो +7 से +3 जाता है। तो ये आपको पूछेगा KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ। अगर एसिडिक मीडियम में पूछेगा तो मोलर मास बाई 5 कर देना, अगर वो बेसिक मीडियम में पूछेगा तो मोलर मास बाई 1 कर देना, अगर वो न्यूट्रल में पूछेगा तो मोलर मास बाई 3 कर देना। क्लियर है, चलो अच्छी बात है।
यहां पूछेगा K2Cr2O7 का बताओ इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो क्या होगा बच्चों, मोलर मास डिवाइड बाई 6 कर देना एसिडिक मीडियम में। ओके, इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई 3 कर दोगे, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्सिलेट। ठीक है, बोलेगा इसका बताओ ऑक्सिलेट आयन का मोलर मास डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना, बहुत आसान सा। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आप लोगों को, मैं लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से, मैं कोई एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लेता हूं। डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसे कि मान लो मैंने ले लिया I2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है I माइनस में प्लस IO3 माइनस में। मैंने पूछा बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो देखो बच्चों यहां पर आयोडीन 0 है, यहां पे आयोडीन -1 है, यहां पे आयोडीन +5 है। तो देखो 0 से -1, तो यहां पे आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि 0 से +5 यहां पे आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब सेम एटम का ऑक्सीडेशन और सेम एटम का रिडक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, रिएक्शन। क्लियर है, तो यहां पे आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और ये भी एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। क्लियर है, तो इसका मैंने एन फैक्टर निकालना सिखाया था, फॉर्मूला बताया था N1 × N2 / N1 + N2। N1 क्या था, वो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, देखो ध्यान से, 0 से -1 कितने का डिफरेंस है, एक आयोडीन में 1 का डिफरेंस है, तो 2 आयोडीन में कितने का चेंज होगा, 2 का, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 0 से क्या होगा, +5, एक आयोडीन में कितने का चेंज है, 5 का, तो 2 आयोडीन में कितने का हो गया, 10 का, क्योंकि यहां पर इसका एन फैक्टर निकालो, उसमें 2 आयोडीन है, तो यहां पे देखो 2 का चेंज है, यहां पे 10 का चेंज है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों N1 × N2 / डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन कर दूंगा, तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं चीजें, वन शॉट वीडियो है इसलिए। तो क्या होगा, N1 × N2 / N1 + N2, वैल्यू कितनी आ रही है, 20/12, यानी कितना आ गया, 5/3। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। मतलब मैंने पूछा कि बताओ बच्चों इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे आयोडीन का कितना होगा, मैंने अगर पूछा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन कितना आएगा, मोलर मास, IO2 का मोलर मास कितना होगा, 2 × 127 डिवाइड बाई एन फैक्टर, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, है ना, बहुत आसान सा। चलो फिर ठीक है, नोट करिए जल्दी से आप लोग इसको। तो देखो बच्चों, मैं अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, तो आपको मैं इसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चंस की एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने एक यहां पे लिया AlCl3 मानो ले लिया। ठीक है, अब AlCl3 का देखो बच्चों इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो AlCl3 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास होगा AlCl3 का डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब ये सॉल्ट है, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, तो इसका एन फैक्टर 3 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने पूछा बताओ बच्चों, अगर एल्यूमिनियम लिखा हुआ है तो बताओ इसका जो होगा इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट जो एल्यूमिनियम का होता है वो क्या होता है, मोलर मास एल्यूमिनियम का डिवाइड बाई इसका एन फैक्टर। ठीक है, अब इसे मैंने पूछा बताओ बच्चों, क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोराइड, क्योंकि यहां पर तो Cl- है ना, इस क्लोराइड के इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो क्लोराइड का जो एन फैक्टर होता है वो क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। ठीक है, अब बच्चों मैं एक शॉर्टकट और चलो बता देता हूं, किसी भी आयन का, किसी भी आयंस का जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो चार्ज होता है। ठीक है, किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, जो उस पर चार्ज होता है। जैसे मैं बात कर रहा, मैंने ये लिया, जैसे मैंने पूछा Al+3 का एन फैक्टर कितना होगा, वो 3 हो जाएगा। मैंने पूछा सोडियम का एन फैक्टर बताओ कितना होगा, वो N1 हो जाएगा। Cl- कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है,
मैंने पूछा बताओ कैल्शियम +2 का एन फैक्टर कितना होगा, वो 2 हो जाएगा। पोटेशियम का कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होगा, जो उस पर चार्ज होता है। जैसे मैं और चलो लिख देता हूं, मैंने बोला PO4-3 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर 3 होता है। मैंने बोला कि C2O4-2 है, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, जो उस पर चार्ज होता है। तो इसमें देखो ये आयंस है, तो इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 1। क्लियर? चलो अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये देखो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मोलर मास है, इसको देखो मैंने क्या लिखा, AlCl3 को मोलर मास मैंने क्या लिख दिया, एल्युमिनियम का मोलर मास +3 इंटू क्लोरीन का मोलर मास। ऐसे ही तो निकालते हो, और मैंने 3 को ऐसे ही लिखे रहने दिया। अब देखो मैंने इसको देखो सेपरेट करके लिख दिया, तो ये AlCl3 लिखा हुआ है ना, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब मोलर मास को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको जब सेपरेट करके लिखोगे तो क्या होगा, ये ऐसे लिख दिया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। यानी AlCl3 का जो एन फैक्टर आएगा यहाँ पर क्या आएगा, मोलर मास एल्युमिनियम का डिवाइड बाई 3। देखो ये वैल्यू क्या है, ये एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है, तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट किसका, एल्युमिनियम का, प्लस ये मोलर मास क्लोरीन का डिवाइड बाई 1, ये वैल्यू क्या है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, तो ये क्लोरीन का आ गया। ठीक है, देखो ये। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी मेटल क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। कोई ये मत कहे कि यहाँ 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मत करना। जैसे पूछेगा AlCl3 का बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो AlCl3 का एल्युमिनियम और क्लोरीन का जोड़ दो तो AlCl3 का आ जाएगा, है ना, बहुत आसान। क्लियर है? मैं बोलूंगा बताओ MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट जोड़ दो, आ जाएगा MgCl2 का। मैंने पूछा बताओ बच्चों NaCl का कितना आएगा, तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का जोड़ देना, NaCl का आ जाएगा। है ना कितनी आसान सा ट्रिक। तो ये ट्रिक है आपको याद रखनी है, जो कि मैं यूज करने वाला हूं। वैसे अगर पूछेगा कि बता मेटल क्लोराइड की जगह मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, मैंने MOX ले लिया, पूछेगा इसका बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो मेटल का और प्लस ऑक्सीजन का, बस बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कितनी आसानी से बता रहा हूं। और ये सब बातें बच्चों मैं बार बार यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी किसी भी मेटल क्लोराइड का एन फैक्टर क्या होगा, देखो मैं यहां पर फिर बता दे रहा हूं का, तो किसी भी मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मेटल का और प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन का। है ना बहुत आसान सा। चलो बहुत सही है। यानी अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों मेटल क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट और क्लोरीन का तो तुम्हें पता ही कितना होता है 35.5। तो बस ये वाला फॉर्मूला भी देखो आपको याद रखना है ना। वैसे मैं अगर पूछूं बताओ बच्चों किसी भी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब चलो इसको भी चाहो तो पूरा लिख दो तुम, इसका पूरा क्या लिखोगे, क्लोराइड हो जाएगा। अब देखो यानी किसी का भी इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल ऑक्साइड का, वो फॉर्मूला क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा वो मेटल का हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ग्राम होता है। थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। तो ये फॉर्मूला हो गया एक, और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, मास कंजर्व होता है। वैसे एक लॉ होता है, क्या होता है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों बिना रिएक्शन को बैलेंस किए, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो आप मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मोल 1 से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने में टाइम लगेगा, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो रिएक्शन को बिना बैलेंस किए तुम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो। कौन से मेथड से, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के मेथड से।
अब लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो बच्चों ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये बोलता है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन करता है तो उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। या बोल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। क्या मेरी बात समझे? और ये लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लॉ की हेल्प से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। मैं कोई भी रिएक्शन, कभी भी कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करूंगा और बिना बैलेंस किए बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हो, मैं सारे क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्योंकि आपको IIT JEE नीट में क्या होगा, 1 मिनट से भी कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब आप अगर बैलेंस करने में लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। बैलेंस करके भी आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है ना, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। लेकिन इस फॉर्मूले सॉल्व करोगे तो आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी मेथड का यूज करके फॉर्मूले को देखो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्लियर है? यानी सबके सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही फॉर्म होते हैं। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के कम होंगे उतने ही प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग उसको नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा मैजिक दिखाने वाला हूं। मैजिक मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको विद इन 1 मिनट में सॉल्व करता हूं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखने में आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा हो, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन देखो 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। पहले तो आपको समझाता हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटल दिया हुआ है, मेटल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब मेटल की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। और क्या बन रहा है, उसका ऑक्साइड बन रहा है। ऑक्साइड किसका ऑक्साइड बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने रिएक्शन देखो लिख दिया। अब मुझे ये पता है कि मैं रिएक्शन बैलेंस भी नहीं करूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। यानी मुझे पता है कि तीनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी मैं लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट किसके, मेटल के, इक्वल टू होंगे ग्राम इक्विवेलेंट किसके, ऑक्सीजन के इक्वल टू होंगे ग्राम इक्विवेलेंट किसके, मेटल ऑक्साइड के, ठीक है। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ग्राम इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से आप लोग याद करो। तो एक पढ़ा था जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में। और एक फॉर्मूला क्या था कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोल होता है। और एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, वेट डिवाइड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। तो 3 फॉर्मूले मैंने ग्राम इक्विवेलेंट के आपको पढ़ाए थे, आप लोग स्टार्ट में वीडियो में देखना, आपको याद आ जाएगा। तो मैं यहां पर देखो, अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करोगे, जिस फॉर्मूले जितनी इंफॉर्मेशन दी होगी। यहां पर देखो वेट के बारे में दिया हुआ है, मास के बारे में दिया हुआ है ना, तो यानी ये वाला फॉर्मूला तुम यूज करोगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का क्या होगा, मेटल का वेट होगा। मेटल का वेट कितना दिया था क्वेश्चन में, 0.5 ग्राम। तो यहां पे मैं जब फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा लगाऊंगा, यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? तो देखो इसका वेट कितना दिया, इसका वेट है 0.5 ग्राम, तो ये कितना है, ये है 0.5 ग्राम। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया 0.79 ग्राम। तो बच्चे बताओ ऑक्सीजन कितना होगा, हमेशा मास कंजर्व होता है। अगर ये 0.79 ग्राम है, 0.5 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0.29 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, वेट कितना है 0.5 और इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, इक्वल टू यहां पर वेट किसका होगा, ऑक्सीजन का, यानी 0.29 और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है, पता है आप लोगों को। चलो अच्छी बात है। यहां पर वेट किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का,
और यहां पर इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का। और मेटल ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, मेटल का प्लस ऑक्सीजन का। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। बस आप कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो अगर इसको सॉल्व करो, 0.5 बाई क्या कर दो, EM कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया, 0.29/8 कर दो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये वाला आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन क्या सेम ही है, तीनों चीजें। तो आप कैसे भी सॉल्व करो, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताने के लिए तो इतना सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखता और सीधे मैं सॉल्व कर देता, एक लाइन में मैं सॉल्व कर देता। बट मुझे आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट को नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्या बोल रहा है, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो बोला है मेटल का ऑक्साइड है जो कि 3 ग्राम है। तो चलो मैं लिखता भी चल रहा हूं साथ में। तो मैं लिख देता हूं, मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शंस करके कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड में। यानी मेटल का ऑक्साइड मेटल के क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसका वेट दिया है 5 ग्राम। बोला मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है, इसका वेट था 3 ग्राम, और ये रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से। क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैंने लिख दिया 5 ग्राम। और मैंने इसको रिएक्शन को नहीं लिखा, ना ही रिएक्शन को बैलेंस किया, क्योंकि मुझे पता है मैं बिना बैलेंस किए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो क्यों बैलेंस करूं, ठीक है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोला कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा। चलो ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से कि सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, मेटल ऑक्साइड का, इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, मेटल क्लोराइड का। यानी इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे उसके उतने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। यहां तक क्लियर है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आता है, मैं यहां पर देखो मास दिया हुआ है वेट, तो मैं यहां फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट वाला, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसका बताओ वेट कितना दिया, वेट 3 ग्राम दिया, ये 3 लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये। तो 3 इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मेटल ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मेटल का प्लस ऑक्सीजन का मैं लिख सकता हूं, है ना। चलो अच्छी बात है। अब देखो यहां पर इसका वेट कितना दिया है, 5 ग्राम, और मेटल क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना होता है, मेटल का प्लस क्लोरीन का 35.5। इस इक्वेशन को बच्चों आप लोग सॉल्व कर लो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो है ना, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपका 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं तो इतना सब कुछ लिखा मैंने, अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं डायरेक्ट वाली लाइन लिखता हूं, सीधे ही आंसर आ जाता, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने वाला हूं, ठीक है। पहले मैं आपको फॉर्मूले को समझाता हूं, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराता हूं। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या है कि मान लो एक मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा AlCl3 लिख दिया, ठीक है। तो बताओ बच्चों, मेटल क्लोराइड लिखा हुआ है, इस मेटल क्लोराइड का बताओ बच्चों मोलर मास कितना होगा। तो ये मोलर मास होगा, क्या होगा, इसका n फैक्टर इंटू इसका जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर। तो मोलर मास क्या होगा, n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, यहां पर मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, अब देखो इक्विवेलेंट वेट AlCl3 का जो इक्विवेलेंट वेट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, एल्यूमिनियम का, प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा यहां पर, क्लोरीन का। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। और मोलर मास को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलर मास को 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकता हूं। तो मैंने मोलर मास को क्या लिख दिया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और मोलर मास को तुम ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n फैक्टर। अब इसका n फैक्टर कितना होगा बच्चों, तो
तो इसका n फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। और यहां पर जो मेटल है, मेटल क्या है, Al+3 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, देखो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 3 है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो इसका n फैक्टर है वो मेटल की वैलेंसी भी है, यानी मैं यहां पर जो n फैक्टर जो 3 आ रहा है उसको मैं वैलेंसी लिख सकता हूं। किसी भी मेटल क्लोराइड का जो n फैक्टर होता है वही मेटल की वैलेंसी भी होती है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो यहां पे मैं देखो यहां पे क्या लिख देता हूं, उसको n फैक्टर जो मैंने वैलेंसी कर दिया, क्योंकि वैलेंसी और n फैक्टर दोनों की वैल्यू सेम है। और इसको मैंने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट किसका, एल्युमिनियम का प्लस क्लोरीन का। क्लियर है आपको, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो गया, और नीचे मैंने क्या शिफ्ट कर दिया इसको, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, क्लोरीन, मतलब कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वैलेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो कोई भी अगर आपको मेटल दिया हो तो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम लिया तो यहाँ पे 9 लिख दोगे, अगर कोई और मेटल होगा तो यहाँ पर उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट लिख दोगे। क्लियर है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, एक हम लोग बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए ट्राइवेलेंट मेटल गिवन है आपको। अब आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेटल क्लोराइड दिया हुआ है, तो मेटल क्लोराइड का जो मोलर मास होगा वो मोलर मास क्या होगा, वो उसका होगा n फैक्टर इंटू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, किसका इक्विवेलेंट वेट होगा, उस मेटल क्लोराइड का, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो मोलर मास होगा है ना, उसको n फैक्टर को देखो क्या लिख सकते हो, n फैक्टर को आप लिख सकते हो वैलेंसी, और इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड का क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। मेटल प्लस क्लोरीन का ऐड कर दो तो मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो आपसे यही देखो मोलर मास पूछा जा रहा है, तो मोलर मास क्या होगा, वैलेंसी कितनी दी है, ट्राइवेलेंट मेटल गिवन है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 हो गई। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मेटल का कितना हो जाएगा, मेटल का देखो दिया हुआ है आपको 32.7, तो ये हो गया 32.7 हो गया। और क्लोरीन का तो आपको पता ही होता है कितना होता है, 35.5 हो जाता है। तो इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर लो, तो यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने ग्राम आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेट कर लेना, वो वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ये वाली वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, उसको नोट कर लो, फिर मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, मैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। बोला था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4 ग्राम, 4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट गिवन है आपको। आपको किसका गिवन है, मेटल क्लोराइड का, ठीक है ना, और इसके क्लोराइड की आपको वेपर डेंसिटी गिवन है। तो बच्चों देखो, हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इसके क्लोराइड के साथ इसकी जो वेपर डेंसिटी गिवन है वो भी गिवन है। अब आपको इस एलिमेंट की वैलेंसी पूछ रहा है। तो थोड़ी देर पहले बच्चों याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको लोगों को, क्या बताया था कि वैलेंसी इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट मेटल का, और इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, ठीक है। तो वैलेंसी आपसे पूछी जा रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है आप लोगों को, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दी है 59.25, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना है, वो दिया है 4 ग्राम, और क्लोरीन का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, 35.5 हम लोगों को पता है, पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 3 आ जाएगी, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व हो गया, नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं फिर से, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतने ग्राम हाइड्रोक्साइड एक मेटल का, तो चलो मैं लिखता चलता हूं। मेटल का मैंने मान लिया कि मेटल जो भी है
इसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होगी। जैसे सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 का होता है, वैसे मैंने मेटल पे मैंने कुछ x का चार्ज मान लिया, ठीक है, यही इसकी वैलेंसी हो गई। और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, इतने ग्राम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या होगा, OH माइनस पे कितने का चार्ज होता है, OH पे -1 का चार्ज होता है ना, चलो अच्छी बात है। तो ये ऐसा कंपाउंड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है, ऑक्साइड पे होता है -2 का, तो ये जो ऑक्साइड बनाएगा, देखो क्या बनाएगा यहाँ पर, M2OX बनाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। या फिर चाहो तो आप ऐसा ना लिखना हो, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि क्या है यहाँ पर, मेटल, बहुत ध्यान से देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड में, इग्नाइट मतलब हीट करने पे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका, देखो अब मुझे पता है कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके कम होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके बनेंगे, ठीक है। देखो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसका हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड का इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट किसका, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो, यहां पर वेट दिया हुआ है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, बट यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखो वेट कितना दिया है इसका जो वेट दिया है 1.52 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो मेटल का हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का, तो वेट कितना दिया मेटल ऑक्साइड का, ये दिया 0.995 ग्राम है। अब मेटल ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा, वो होगा मेटल का और प्लस ऑक्सीजन का। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, तो देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ 1.52। अब देखो मेटल का इक्विवेलेंट वेट हो गया और प्लस हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्योंकि किसी भी चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है, जो किसी भी आयन का जो उस पर चार्ज होता है, तो OH माइनस के आयन है ना, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 0.995 ग्राम तो दिया ही हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, मेटल का प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, वो 8 होता है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो डिवाइड बाई 1 करोगे तब भी ऐसा ही रहेगा, सॉल्व कर लो यार, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं साथ में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोला अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में गिवन है, और एग्जैक्ट एटॉमिक मास आपको निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं उसके बारे में। जैसे बच्चों कोई भी मेटल दिया हुआ है ना, जैसे मेटल मैंने ले लिया, सोडियम ले लिया, तो उस पर +1 का चार्ज होगा, कैल्शियम लोगे तो +2 का चार्ज होगा। तो किसी भी मेटल का एन फैक्टर क्या होता है, जो उस पर चार्ज होता है, और यही इसकी वैलेंसी भी होती है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और एन फैक्टर कितना है, 1 है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, एन फैक्टर भी 2 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, उसका एन फैक्टर भी 3 होता है, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे जो उसका एन फैक्टर होगा वही क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर हुआ, चलो अच्छी बात है। अगर मैंने पूछा बता बच्चों किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, उसको मैं लिख सकता हूं एन फैक्टर, एन फैक्टर मतलब क्या हो गया, वैलेंसी इनटू क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। कैसे लिखा, देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यहां पर देखो एटॉमिक मास डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है, तो यहां मैं लिख सकता हूं एन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, देखो एन फैक्टर इक्वल टू होगा एटॉमिक मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, होगा कि नहीं होगा।
तो और n फैक्टर मतलब वैलेंसी भी होता है, तो वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा, वैलेंसी इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट हो गया। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो मुझे और आगे समझाने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों यहां पर जो एटॉमिक मास दिया आपको वो अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, तो यहां से जो वैलेंसी आएगी वो भी क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आएगी। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं। तो वैलेंसी इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, एटॉमिक मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और यहां से जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी, वो अप्रोक्सीमेट आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपको एटॉमिक मास दिया वो क्या दिया हुआ है, वो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास दिया हुआ है। देखो यहां पर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट वैलेंसी तुम नहीं निकाल सकते हो। तो यहां तो कैसे निकाल, तो क्लियर है बच्चों आप लोगों को यहां तक? तो वैलेंसी अगर यहां पर आपको निकालनी है तो यहां पर एग्जैक्ट एटॉमिक मास रखोगे तो एग्जैक्ट वैलेंसी आएगी, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास दिया तो यहां से जो वैलेंसी आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो वैलेंसी अप्रोक्सीमेट वैलेंसी कितनी आएगी देखो, तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है यहां पर, ये देखो 26.89। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है, 8.9। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3.02 आएगी। सॉल्व कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये जो वैलेंसी आई है ये अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आई है, एग्जैक्ट नहीं आई है। अब आपको एग्जैक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे? जो वैलेंसी होती है वो 1 2 3 होती है, नंबर में होती है। यहां पर देखो नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है। तो इसको एग्जैक्ट वैलेंसी कैसे निकालोगे देखो, तो वैलेंसी एग्जैक्ट मुझे निकालना है, तो एग्जैक्ट वैलेंसी क्या होगी, वो 3 हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट वैलेंसी 3.02 है, तो एग्जैक्ट वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। तो यहां से देखो बच्चों, अब यहां पे एग्जैक्ट वैलेंसी रखो, तो यहां से जो एटॉमिक मास आएगा है ना, वो क्या होगा, वो एग्जैक्ट एटॉमिक मास होगा। क्योंकि यहां पे तो वैलेंसी कितनी रख रहे हो, एग्जैक्ट वैलेंसी रख रहे हो। तो ये देखो, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा वैल्यू देखो 26.7 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अप्रोक्सीमेट वैलेंसी पहले मैंने निकाली, फिर उसको एग्जैक्ट वैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो इसी टाइप के मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। तो बाकी का आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 60% मेटल है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। आपका आंसर भी देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो बोल रहा है मेटल ऑक्साइड है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड में क्या क्या होगा बच्चों, देखो इसमें मेटल होगा और प्लस ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब बोला इसमें 60% मेटल है, तो मैंने मान लिया कि मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो मैंने 100 ग्राम माना है, आप कुछ और मान सकते हो, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैंने 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर मैं 100 ग्राम मानूंगा तो ये 60 ग्राम हो जाएगा, अगर 200 मानोगे तो ये 120 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 200 का 60% कितना होता है, 120 ग्राम। ठीक है, तो 100 मानने में आसान होगा। चाहो तो तुम x मान लो, चाहे तुम w मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। मानने को तो कुछ भी मान सकते हो ना, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 माना है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड मान लिया कि 100 ग्राम है, उसका 60% मेटल है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है उसमें, अगर 60% मेटल होगा तो 40% ऑक्सीजन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। और बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबके सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट के किसके हो गए, मेटल ऑक्साइड के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसके, मेटल के, इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के। क्लियर है।
बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेट दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों को तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो ग्राम इक्विवेलेंट, इसका वेट कितना दिया है, ये ग्राम इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड के हैं, तो मेटल ऑक्साइड का वेट हो गया डिवाइड बाई मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हो गया। मेटल ऑक्साइड का कितना होगा, मेटल का प्लस ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लियर आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के, तो मेटल का वेट कितना दिया 60 डिवाइड बाई मेटल का इक्विवेलेंट वेट, मैंने ईएम माना हुआ है और मुझे ईएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये देखो ग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का वेट डिवाइड बाई ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो मैंने 8 लिख दिया। अब बच्चों देखो इनमें से आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। चलो मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करना आसान है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 60 बाई EM इक्वल टू कितना दिया है 40 बाई 8 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों यहां से कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 से करोगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो EM की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, EM की वैल्यू आएगी 12 ग्राम, यानी इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना आ गया 12 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ही आपसे पूछा गया था, देखो 12 ग्राम आंसर दिया हुआ था। क्लियर है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो।